ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, लेक्चर नंबर 3, लास्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, दैट इज लॉज एंड रेगुलेशंस इन रिलेशन टू अकाउंटिंग। बेटे बड़ा मजा आने वाला है बिकॉज वी विल बी डूइंग अकाउंटिंग मोर इन नेक्स्ट चैप्टर्स। और अकाउंटिंग में आपको थोड़ा सा पहले से भी 11th 12th में आइडिया है, मैं तो बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि व्हाट आर द लॉज एंड व्हाट आर द रेगुलेशंस इन रिलेशन टू अकाउंटिंग, दैट whether you have to prepare accounting information, whether you have to prepare your records and whether you have to prepare your financial statements, क्या आपको ये सब बनाना पड़ेगा? तो बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद कौन से ऐसे लॉज हैं जो आपको कंपल्जन करते हैं कि आपको ये सब कुछ बनाना पड़ेगा, एंड देन वेयर टू सबमिट इट, व्हाट आर द रेगुलेटरी बॉडीज, कहाँ पे जमा कराना है, कहाँ पे रिटेन करना है। All that we have discussed in last 2 lectures, but in lecture number 3, now this will be a turning lecture, I will be telling you some basic international concepts. आज के इस लेक्चर में मैं आपको पहले 2 लेक्चर से हटके बताऊंगा और मैं आपको कुछ अलग से ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो आपको की नॉलेज को एनहेंस करेगा। आज हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बातें करेंगे, हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बातें करेंगे। वी विल टॉक ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम IFRS फाउंडेशन की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग ऑफ IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करेंगे, एंड वी विल सी द होल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ IFRS एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट IFRS फाउंडेशन। बेटे बहुत बढ़िया आज मैंने बताना है। आप देखिए, अगर आप ध्यान से इस गूगल पापा को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। आई विल बी टुडे, मैं आज आपके सामने ये IASC फाउंडेशन, IASB की बातें करूंगा, IFRS की बातें करूंगा, और बेटे इन सब का स्ट्रक्चर, कैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जन्म होता है, हाउ वी प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड, what are the issues. For example, COVID-19, after COVID-19, there will be new emerging issues, that how to report uncertainty in your financial statements. Now 100% there will be a new standard. बेटे एक नई स्टैंडर्ड का जन्म होगा जब से ये COVID-19 आया। नो डाउट उसको बीते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन स्टिल वी विल हैव अ न्यू स्टैंडर्ड। तो इन सभी का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद मैं FRC की बात करूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, UK रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बॉडी। ये बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है UK में, तो आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। कमेटीज की बात करेंगे। बेटे आइए, बड़ा छोटा सा लेक्चर है लेकिन करना बहुत कुछ है आज के लेक्चर में। मैंने लिखा कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी आर द 2 कीज ऑफ सक्सेस। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो लगातार वो काम कीजिए, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, तो आपको वो जीत मिल ही जाएगी। तो लेक्चर नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल रेगुलेट्स इटसेल्फ थ्रू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनली हाउ इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, किस तरह से, बिकॉज इट इज नॉट पास इन एनी पार्लियामेंट। For example, Indian standards are being passed by, are being issued by Institute of Chartered Accountants of India, एक regulatory body है accounts की इंडिया में, and ICAI generally issues those standards. आजकल उन्होंने IND AS issue कर दिए। Similarly, लंदन में एक बॉडी है बेटे, आज हम उसको डिस्कशन करेंगे, which issues IFRS, International Accounting Standards। सबसे पहली बात, मैं आपसे एक बात पूछूंगा दोस्त, मेरे आने वाले 2 मिनट बड़े प्रीशियस हैं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की, एक ऐसी कंपनी इंडिया में जिसको बच्चा बच्चा जानता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ, जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है, धीरू भाई अंबानी का नाम और उनके बेटे मुकेश अंबानी का नाम नो डाउट आ ही जाता है हम सबके माइंड में। ना एक पहली कंपनी जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में बेटे सबसे पहले पब्लिक इशू निकाला, और जब एक कंट्री के बाहर हम जाते हैं
जैसे इंडियन कंपनी यूएसए में गई है तो इसको हम पब्लिक इशू ना कह के कहते हैं यूरो इशू, यूरो इशू, यूरो इशू। तो बेटे यूरो इशू मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज wants to raise funds from citizens of USA। तो आप ये बताइए, ये सिटीजन ऑफ यूएसए है, इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे लगाने हैं, तो पहला स्टेप क्या करेगा? ये मिस्टर एक्स विल फर्स्टली check the financial statements that whether it is worthwhile to invest in Reliance Industries because it is hard earned money of Mr. X। Mr. X का ये hard earned money है, तो Mr. X will firstly have a check that whether I should invest in the Reliance Industries, and it can only be checked with the help of financial statements, with the help of annual report, with the help of profitability statements, with the help of income statement। But those income statements which are being shown by Reliance Industries, those are prepared as per Indian accounting standards। I repeat, because Reliance Industries is an Indian company and is following Indian accounting standards। Now the point is whether Mr. X will be satisfied with those Indian standards, because Mr. X is residing in USA and in USA they are following US gaps। USA में US gaps को follow कर रहे हैं, but he want to invest in Indian company, but that Indian company is preparing its accounts as per Indian standards। Supposedly कल Reliance Industries जापान में जाती है for raising the funds, and Mr. Y is a Japanese, he wants to invest in Reliance Industries। Again, he is aware of Japanese standards, Mr. Y, because he is a Japanese citizen, Japan citizen, and he is aware of Japanese standards। So the point is, he will invest, he want to invest in Reliance, but Reliance books of accounts, Reliance accounting information, Reliance financial statements, they are not in Japanese standard, they are as per Indian standard। So in that case, this Reliance has to prepare again 2 financial statements if he wants to issue, come up with a euro issue in America as well as in Japan। It means firstly they will prepare financial statement as per US gaps, and then they have to prepare their financial statement as per Japanese accounting standards। It means there will be huge cumbersome work, because Japanese standard have a different view supposedly, and US gaps has a different view, and Indian standards have a different view। Now it means this Reliance has to prepare, Reliance को 3 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाएंगे यूएसए गैप्स के बेसिस पे, एक बनाएंगे जापानीज स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, और एक तो ऑलरेडी प्रिपेयर किया उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे। तो बेटे कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज द प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड इज डिफरेंट एज पर ऑल द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम कंपनी, because there are different standards, there are different principles, there are different accounting policies, there are different views, there are different thoughts। तो बेटे इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, तो एक नई बॉडी का जन्म हुआ बेटे, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बॉडी। अब हम इसका नाम बॉडी ना रख के रखेंगे फाउंडेशन, IFRS, एक ऐसी फाउंडेशन, that foundation will prepare international financial reporting standards। If Reliance Industries is preparing its financial statements as per IFRS, it means as per internationally well recognized reporting standards, then there is no use, then there is no requirement to prepare again financial statement as per US GAAP और again as per Japanese GAAP। दोबारा से अब रिलायंस को नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी पड़ेंगी, नीदर एज पर US GAAP नॉर एज पर Japanese accounting standards। क्यों? बिकॉज रिलायंस हैज already prepared its financial statements on the basis of IFRS।
तो बेटे यहां से रिक्वायरमेंट आई दैट देयर शुड बी अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंटिंग, हम अकाउंट्स की बातें कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में एक कॉमन स्टैंडर्ड होनी चाहिए which should be followed by every company. If that company is a multinational company, then that company has to prepare financial statement as per IFRS. Supposingly, if I talk of Coca-Cola, now Coca-Cola has a head office in USA but has its own subsidiaries in so many different countries. Now, if Coca-Cola will prepare balance sheet, financial statements as per IFRS, then there is no need to prepare, again and again and again the same work. तो आज के इस लेक्चर में हमने ये समझ लिया कि why there is a need of common standards, why there is a need of common financial reporting standards, why a company has to prepare a standard as which is internationally recognized, and that is being prepared by a foundation. Within that foundation we have, उस फाउंडेशन में एक हमारे पास है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. Within that IFRS foundation we have international financial reporting standard interpretation. We have a body, which body is interpreting it. So IC. We have a separate body IFRSAC. बेटे आज हम इन सब की बातें समझेंगे. तो आइए हम जल्दी से एक बार बेटे इंपॉर्टेंटली यहां पे नोट कर लें. आई थिंक ये हमने नोट कर लिया है. ग्रेट मॉर्निंग, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी आर 2 keys of success. Lecture 3 explain how internationally accounting profession, we have already covered this. So the first point is, please write down. यहां पर आप लिख लें रिलायंस. मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का केस स्टडी बताया है, तो उसको माइंड में रखेंगे, फिर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा दैट व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट है बेटे, इन ऑर्डर टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज लाइक रिलायंस, लाइक कोका-कोला, लाइक पेप्सी इन डिफरेंट कंट्रीज. No, there can be so many reasons that why you want to compare. The first reason I have just told you, for that you are coming with a euro issue. There can be so many other reasons also, So in order to, supposedly Reliance don't want to come with a public issue, but rather they want that their shares should be traded in New York Stock Exchange. So this can also be a reason. So in all those reasons, we have to compare it. So in that case, in order to compare the financial statements of companies in different countries, IFRS foundation was formed with the objective to make similar accounting standards. बेटे एक ऑब्जेक्टिव से बनाया गया क्या? IFRS foundation. We have prepared a foundation with a one and common objective of preparing similar accounting standards. तो बेटे IFRS foundation is a supervisory body. अब IFRS फाउंडेशन खुद नहीं बनाएगी, ये एक सुपरवाइजरी बॉडी है, ये एक फाउंडेशन है. इसके अंदर 2 3 4 बॉडीज हमने रख दी, जैसे IAS भी एक बॉडी रख दी, IFRIC, IFRS IC, IFRS AC, ये बॉडीज हमने रख दी. दे बॉडीज हैव डिफरेंट वर्क एंड दे विल प्रिपेयर देयर IFRS. तो IFRS Foundation is a supervisory body for IASB and responsible for governance issues. ठीक है जी. Now ये इंपॉर्टेंट है जो MCQs में आ सकता है, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS. मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रिलायंस केस स्टडी की हेल्प से बता ही दिया दैट वन ऑब्जेक्टिव शुड बी, देयर शुड बी अ कॉमन पार्लेंस, देयर शुड बी अ कॉमन नेटवर्क, देयर शुड बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म on the basis of which there should be a common principle, there should be a common treatment, on the basis of which all the companies, all the countries should prepare their financial statements. So first objective is to develop globally accepted financial reporting standards. To develop globally throughout the globe, we are preparing a common to develop globally accepted financial reporting standards.
And once we have developed it, we should make that, we should promote it so that all the countries, all the companies in different countries, they should, use them also. So second objective is to promote the use of these standards, the standards which we have prepared in objective number 1. Now, who prepare it? What is the procedure for that? What is a discussion paper? वो हम सब देखेंगे, क्या डिस्कशन पेपर है, कौन बनाता है, IASB क्या है, अभी देखेंगे. बट अभी आप ऑब्जेक्टिव लिखिए दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS फाउंडेशन. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन दैट, टू डेवलप ग्लोबली accepted financial reporting standards. Objective number 2, to promote the use of these standards. Objective number 3, to bring, बेटे अब जैसे इंडिया में ऑलरेडी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जापान में ऑलरेडी जापानीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, नेपाल हैज अ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS के बीच में ऑल कंट्री स्टैंडर्ड शुड कन्वर्ज ऑल्सो. तो उनको कन्वर्ज करना, दैट इज टू मेक सम अमेंडमेंट्स एज पर IFRS. तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द कन्वर्जेंस, टू ब्रिंग द कन्वर्जेंस, बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, टू ब्रिंग द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, टू ब्रिंग द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. नेशनल मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पार में लाना और उनको कन्वर्ज करना, उसको हम कहते हैं, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव नंबर 3, बिकॉज एवरी कंट्री विल नॉट रेडी टू फॉलो IFRS. बेटे आप खुद लॉजिकली बताइए, आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं और अचानक कोई बाहर की बॉडी कहती है कि आज से आपको ये फॉलो करना है, तो आप रेजिस्टेंस करेंगे. तो उनको प्रमोट करना, उनको कहना कि ये देखो, ये इसमें ज़्यादा बेटर वैल्यू है, तो यू कैन कन्वर्ज योर स्टैंडर्ड्स, यू कैन प्रिपेयर, यू कैन रीड्राफ्ट योर स्टैंडर्ड्स सो दैट दे कैन बी एज पर द कन्वर्जेंस ऑफ, एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ, एज पर द कंसेप्ट ऑफ IFRS. ऑब्जेक्टिव 4, टू टेक अकाउंट ऑफ, अच्छा ऑब्जेक्टिव 3 कर लिया बेटा, ठीक है जी. टू टेक अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ इमर्जिंग इश्यूज. तो यहां पे लिख दीजिए COVID-19. बेटा आप ये बताइए, नए नए इश्यूज आ रहे हैं, नए नए अनसर्टिनिटीज आ रही है, नए नए इमर्जिंग इश्यूज ऑफ द इकोनॉमीज आ रहे हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव अ प्रोविजन फॉर दोज अनसर्टिनिटीज, बिकॉज इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. तो इन सभी नए नए इश्यूज को टैकल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है IFRS फाउंडेशन का. तो बेटे मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया. IFRS फाउंडेशन एक बड़ी सी फाउंडेशन है, जैसे मैंने ये प्रिपेयर किया. Within IFRS foundation, we have one body which is named as, we have one board which is named as International Accounting Standard Board, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. और उसके साथ उसकी 2 सहायक बॉडीज हैं, IFRIC एंड इफ IFRS IC, IFRS AC, एडवाइजरी काउंसिल एंड इंटरप्रिटेशन कमेटी. कि IFRS जो बनाई है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, what they feel as per letter and spirit. So IFRS foundation में we have we have IASB और IASB से पहले था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल IASC. बेटा तो जैसे ही IASB बना, IASC खत्म हो गया. So उसकी 2 सहायक बॉडीज हैं, IFRS IC एंड IFRS AC. लो जी, यहां से बेटे आज हम अभी स्टार्ट करेंगे. तो मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल, और यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन देन ओनली यू कैन आंसर दोज MCQs दैट व्हाट आई मीन बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है, सेटिंग बॉडी ऑफ IFRS फाउंडेशन. ये बात हमें क्लियर हो गई. तो आप लिखें, इट इज अ इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ IFRS फाउंडेशन. इट हैज 14 members एंड 9 countries. बेटे 14 members हैं, 9 countries से आ रहा है. हेड ऑफिस लंदन में. पहले क्या था बेटे, मैंने बताया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल था, लेकिन अभी ये खत्म हो गया है. इसकी जगह हम आ गया है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. IASC क्या इशू करता था,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IASB क्या इशू करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बेटा थोड़ा सा नाम और उसका रूप चेंज कर दिया और कुछ नहीं। चलिए लास्ट पॉइंट में आ गए, दैट इन यूनाइटेड किंगडम व्हाट इज द रेगुलेशन, हाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन यूके। यूके में कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटे, उसके लिए मैंने आपको अभी अभी दिखाया है FRC। FRC मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। ये देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, और उनकी अलग से बड़ी सारी अलग से अथॉरिटीज़ हैं, वो हमने डिस्कस भी किए हैं। जस्ट टू शो यू मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। अब इसकी कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ 3 कमेटीज़ हैं, वो समझनी है। रेगुलेशन इन यूके, तो वी आर डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेगुलेशन इन यूके। द फर्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन यूके आर रिटन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। मैंने अभी अभी आपको शो किया FRC का सिंबल, उसकी इमेज दिखाई। तो पहली बात लिखिए, accounting standards in UK are written by FRC, that is Financial Reporting Council. FRC is supported by, बेटे इसकी 3 कमेटीज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल की, द कोड्स एंड द स्टैंडर्ड कमेटी, द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द कंडक्ट कमेटी। बस बेटे इतना पता होना चाहिए इनका क्या वर्क है, उस डीप पे नहीं जाना। आई रिपीट, इसके डीप पे नहीं जाना है, आपने बस इतना समझना है, FRC फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल इज बीइंग सपोर्टेड बाय 3 कमेटीज। द फर्स्ट इज कोड्स एंड स्टैंडर्ड कमेटी, द सेकंड इज एग्जीक्यूटिव कमेटी, एंड द थर्ड इज कंडक्ट कमेटी।